सभी गुनहगार हैं कुदरत के कत्ल में, यूं ही हवाएं जहरीली नहीं हुई। पेड़ इंसानों को दिया कुदरत का एक ऐसा अनमोल तोहफा जिसके बिना जमीन पर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। क्या हो अगर जमीन से पेड़ खत्म हो जाएं? अगर ऐसा हुआ तो इस जमीन से हर एक जानदार चीज खत्म हो जाएगी। तरक्की और माहौलियात ये सिर्फ दो लफ्ज ही नहीं बल्कि जान हैं इस खूबसूरत सैयारे की। इन दोनों में तवाजुन इंसान की जिंदगी को और भी आसान और खूबसूरत बना देता है। लेकिन आज तरक्की की इस अंधी दौड़ में हमने अपने इस सैयारे के कुदरती ज़राए को निचोड़ और बर्बाद करके रख दिया है। इन्हीं में से एक है पेड़। पेड़ न सिर्फ आबो हवा को साफ करने का काम करते हैं बल्कि ये माहौलियाती तवाजुन को भी बरकरार रखते हैं। आज पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की वजह से ये तवाजुन बिगड़ गया है, जिसकी वजह से लगातार मौसमों में बदलाव और दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है। अगर हमने इस सिमत में संजीदा इक़दाम न किए और पेड़ों को महफूज करने के लिए कोशिशें नहीं की तो जल्द ही ये दुनिया एक गैस चैम्बर में तब्दील हो जाएगी। इसी सिलसिले में पेश है हमारा ये खास प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें हम बात करने वाले हैं माहौलियात के बारे में। जी हाँ, ये पूरा प्रोग्राम मबनी रहेगा माहौलियात पर, और माहौलियात की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें पेड़ अपनी अहमियत रखते हैं। कहीं कहीं इस बात का अफसोस होता है कि हम तामीर व तरक्की की बात करते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात करते हैं, और पूरी दुनिया इस लिहाज से देखा जाए तो बिलाशुबह तरक्की कर रही है। लेकिन ये तरक्की किस कीमत पर हो रही है, सोचने की ज़रूरत ये है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में जो मौजू सबसे ज़्यादा परेशान किए हुए है वो है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। तो आज इस प्रोग्राम के वसीले से हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम थोड़ा सा इस बात को समझें कि हम अपने आप को देखें तो हम क्या कोशिश, क्या काविश इस तरह की कर सकते हैं जिससे कि माहौल को बेहतर बनाया जा सके। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में ख़ास मेहमान, आइए सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ हैं कर्नल प्रभजोत सिंह बिंद्रा साहब, जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं। खैर मकदम है सर, आपका बहुत बहुत हमारे प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं रमेश मुमुक्षु जी, जो प्रेसिडेंट हैं हिमालय संस्थान, और साथ ही आप भी एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं। हमें लगता है कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सालों से आप इस तरफ काम कर रहे हैं। आपका भी खैर मकदम है सर। और हमारे साथ हैं सुनील हरसाना जी, जो रिसर्चर भी हैं, एक्टिविस्ट हैं। अरावली की खास तौर से अगर बात की जाए तो वहाँ आपने बहुत काम किया है, आपका भी इस्तकबाल करते हैं हम। सुनील जी, आने वाले वक्त के लिहाज से आपको लगता है कितनी दुश्वारी हमारे सामने पेश आ सकती है? दुश्वारी का एक चीज़ तो मैंने देखी है कि मेरा जो गांव है वो अपना एक बहुत अच्छा जो है नेचुरल एक वो कह सकते हैं आप यूनिक आईडी है उसकी एनसीआर के एरिया में। तो जो चेंजिंग मैंने देखी थी कि एक जनरेशन थी जो पूरी तरह से कम्युनिटी जो थी वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती थी, तो उनका जो सोशल जो कल्चर जो सिस्टम था वो सारा पेड़ों से रिलेटेड था। मतलब इवन उनके जो लोकगीत वगैरह उसमें आपको पेड़ों की, जंगलों की झलक दिखती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है बीच की जो एक जनरेशन थी वो उससे अलग हो गई, जैसे बोलते हैं अर्बनाइजेशन। भाई अब तो हम पढ़ लिख गए हैं, अब हम भेड़ बकरी तो चराएंगे नहीं, वो शहरों में जाके नौकरी करना शुरू किया। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ मैंने नोट की, और अभी मैं पिछले 6-7 साल से उसी चीज़ को वापस मैंने वहाँ इको क्लब बनाया हुआ है गांव में बच्चों के साथ, और हर संडे को मैं उनको बर्ड्स वॉक वगैरह के लिए लेके जाता हूँ कि बर्ड्स को आइडेंटिफाई करो या आसपास के उसको। तो वो चीज़ जब मैं उन बच्चों के अंदर मैं देखता हूँ ना कि बाकी जो लोग हैं उनके लिए अगर कहीं कोई पेड़ कट रहा है तो मतलब कट रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है जी, पेड़ कट रहा है। या कोई जंगल में किसी एरिया में कुछ इंक्रोचमेंट हो रहा है तो हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उन बच्चों का जो एटीट्यूड है वो एक एक चीज़ नोट करते हैं। मतलब देखो इतना अच्छा पेड़ था, वो इस तरह से था, उसमें ये तितली आती थी, हमने उस पर ये बर्ड्स देखी थी। वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब उन्होंने उस पेड़ के साथ उनको एक कनेक्ट करती हैं। तो वो कनेक्टिविटी को आज की जो जनरेशन है
मतलब इवन एक जनरेशन, खासकर मैं अपनी जनरेशन तक को यूजलेस मानता हूँ इस मामले में कि उनको तो अब सेट करना बहुत मुश्किल है। नई जो जनरेशन हमारी आ रही है, अगर हम उसे अभी से ही तैयार करें तो ये एक अच्छी पहल हो सकती है भविष्य के लिए, कि हमारा भविष्य हो सकता है कि सुरक्षित रह सके। जी सर, मैं आपसे पूछूंगी सवालों से पहले रमेश सर मैं आपकी तरफ वापस आऊँ अगर एक बारगी। हम बच्चों की मासूमियत की जब बात करते हैं कि चीज़ों को महसूस करें, एक बेहतर इंसान बने, उसके लिए भी ज़रूरी है पेड़ों का होना, लेकिन साथ ही साथ उनकी सेहत की जब आप बात करते हैं, जब एनवायरनमेंट या माहौलियात की बात हो रही है तो पूरा तवाज़ुन बिगड़ रहा है, जिसमें सेहत को लेके कई दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, कई दिक्कतें पेश आ रही हैं, ख़ास तौर से जो पूरा माहौल आलूदा हो रहा है। आप पानी के ताल्लुक़ से बात करें, हवा के लिहाज से बात करें तो आलूदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब सांस लेने से लेके हम देखते हैं बहुत सारी दूसरी चीज़ों में भी बीमारियां जो हैं, यानी सेहत के लिहाज से बहुत सी दिक्कतें बढ़ गई हैं। ये इसको हम कैसे समझें और बच्चों को समझाएं कि वाकई पेड़ जंगल उनकी अपनी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। मैं आपको द्वारका की एक बात बताता हूँ, छोटी सी बात जी। द्वारका ऊपर से तो बहुत जंगल दिखते हैं, बहुत पेड़ हैं वहाँ पर, लेकिन देखते हैं उसका जो एयर जो क्वालिटी है बहुत ख़राब है। तो कुछ दिन पहले चर्चा चल रही थी तो हमें एक नया इशू मालूम चला वहाँ पर। हम लोग जब प्रदूषण की बात करते हैं तो उद्योग की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, गाड़ियों की बात करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट जो होते हैं जी, एयरपोर्ट में जो पेट्रोलियम का जो बर्निंग होती है उसका इतना बड़ा पोल्यूशन है। पहले बहस भी हो गई थी लोगों की नहीं ये हो ही नहीं सकता है, तो लेकिन वो बात शुरू हो गई है। और आपने कहा बच्चों की सेहत की बात, तो बच्चों की सेहत और पेड़ का और ये जो हवा का, इन सब चीज़ का बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि सीधी बात है, अगर जब मैं उत्तराखंड जाता हूँ, अपने गांव में जाता हूँ, अपने कार्य क्षेत्र में जाता हूँ, तो अभी वहाँ नीला आकाश होता है मई के महीने में जी। मई में, जून में कभी चले जाओ, हवा साफ़ होती है और सुबह सुबह मॉर्निंग में इतने पक्षी की आवाज़ें आती है। पक्षी की आवाज़ यहाँ भी आती है, जैसे आपने कहा सुनना बंद कर दिया। तो पेड़ों का बच्चों के साथ और सबकी सेहत के साथ बहुत गहरा संबंध है। इतने पेड़ हमारे आसपास होंगे और ऐसे पेड़ जो ऑक्सीजन देते हैं। पहले अभी आजकल जो सरकार पेड़ लगा रही है, बहुत से जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पेड़ लगाते हैं, उनका कहना होता है कि ऐसे पेड़ लगाओ जल्दी बढ़ जाए। लेकिन उसके साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ऐसे पेड़ लगाने जो ऑक्सीजन देते हैं, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, बांस बहुत ऑक्सीजन देता है। इस तरह के पेड़ जो अब कम होते जा रहे हैं उनको लगाना बहुत ज़रूरी है। उससे सीधा हमारी सेहत पे, हमारी सांस पे, हमारे बच्चों की सेहत पे बड़ा असर पड़ेगा। और बच्चों को मेरे ख्याल जैसे ही बता रहे हैं, हम जंगलों में घुमाने ले जाते हैं, तो हम भी छोटे छोटे बच्चों को जंगलों में ले जाते हैं कि चलो बेटा जंगल कैसे होते हैं। वो खुद ही समझते हैं, देखते हैं, उन्हें कंपैरिजन लगता है कि ये तो भाई ये तो अलग ही दुनिया है, तो अलग ही आनंद है इसका। और ये पेड़ देख के, वो जंगल को जब देखते हैं, जंगल में पक्षी देखते हैं, जंगल में अलग अलग तरह के जब रंग बिरंगी चीज़ें देखते हैं, उनके अंदर उसके अंदर एहसास पैदा होता है। जी अच्छा, मैं आपसे अगर इस बात को समझे थोड़ा सा कि हम अपने बच्चों को लेकर जाते हैं दूर दूर, अगर हम बात करें तफरीह के लिए, तो पैसा भी खर्च करते हैं, वक्त भी निकालते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, तब उनको हम दूर दराज के हिल्स में और यहाँ वहाँ दिखाने के लिए लेके जाते हैं चीज़ें। यानी हम मानते हैं इस बात को कहीं ना कहीं कि वो चीज़ें ज़िंदगी में खुश रहने के लिए भी ज़रूरी हैं। अगर आप वाकई ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहते हैं, लुत्फ़ लेना चाहते हैं, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। कहाँ तो हम इतनी मेहनत करके उनको पेड़ पौधे और पहाड़ दिखाने, झरने दिखाने इतनी दूर लेकर जाते हैं, और कहाँ हम लोग जहाँ रह रहे हैं, जहाँ सांस ले रहे हैं जिस हवा में, वहाँ के आसपास कितने पेड़ हैं, पौधे हैं, हरियाली है कि नहीं है। और हरा रंग तो आँखों के लिए भी अच्छा माना जाता है। आप नंगे पाँव घास पे चले, उसको अच्छा माना जाता है। तो एक तरफ हम ये काम कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम खुद ही अपने बच्चों के साथ कभी कोशिश नहीं करते कि अपने आसपास पेड़ लगाएं, बच्चों को बताएं कि कितने ज़रूरी हैं। मैम मेरा कहना सिर्फ ये है, सबको मालूम है आज की तारीख में पेड़ ज़रूरी है जी। लेकिन हम लोग इसको अपना कर्तव्य समझ के अगर शुरू कर दें तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शहर में ये नहीं कह सकता कि दिल्ली को मैं अब बिल्डिंग्स को तोड़ना शुरू कर दूं और इसको क्योंकि मुझे जंगल बनाना है, नहीं। मैम जो मैं कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ दिल्ली में भी आ रहा है, वर्टिकल गार्डन्स बन रहे हैं, जो बड़े बड़े हमारे मेट्रो के जो पिलर्स हैं उसके ऊपर हम लोगों ने शुरू कर दिया है। मेरे को तो आंखों को देखने में अच्छा लगता है। और देखिए मैम, ऑक्सीजन की जहाँ तक हम बात करें, ज़रूरी नहीं है कि एक बरगद होगा या पीपल होगा तभी ऑक्सीजन मिलेगी हमको। मैं तो देख रहा हूँ फोलिएज अगर चारों तरफ होगी या गार्डन में पौधे लगे हुए हैं जो हम सब दिल्ली में लगा सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लगा सकते हैं, तो वातावरण का फ़र्क पड़ेगा, ऑक्सीजन का फ़र्क पड़ेगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ मैम, इसको ऐसे पनिशमेंट नहीं लेना चाहिए। स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में 500 पौधे दे दिए गए, अब बच्चों को लगाने जगह है नहीं उनके पास, उन्होंने पेड़ लगा दिए और पाया कि
आज तो पेड़ लगा दिया और 3 साल बाद देखा कि पेड़ के बिल्कुल ऊपर पावर लाइन जा रही है, फिर उस पेड़ को काटना पड़ेगा या उखाड़ना पड़ेगा। तो सोच की भी ज़रूरत है मैम, कहाँ पर पेड़ लगाए जाएं, कौन से पेड़ लगाए जाएं, क्या उनकी हाइट होगी और कैसे हमें चलना है। मेरे को तो एक वाकया याद आता है, एक स्कूल ने मुझे बुलाया मैम, उन्होंने बोला कि पेड़ हमारे बढ़ ही नहीं रहे। तो 3 साल पहले पेड़ लगे थे, साइज उनका वही था। मैंने पेड़ उखाड़ के देखा तो देखा कि उसके अंदर जो पॉलिथीन था वो पॉलिथीन निकाला ही नहीं था उन लोगों ने। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे और जहन में रखेंगे और इसको अपना कर्तव्य समझ के लगाएंगे, जरूर उसका फायदा। सुनील जी, एक बात जिसको हमने अब तक जिस पहलू को छुआ नहीं, वो ये कि हम जब बात कर रहे हैं बच्चों की सेहत की और पूरे इकोसिस्टम की, आने वाले वक्त के लिहाज से बात हो रही है कि मुस्तकबिल तभी हमारा है जब तक कि हम वाकई इस चीज़ को लेके जागे। हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी इस बात को कई बार कह चुके हैं, ख़ास तौर से अब की अगर हम बात करें कि रेन हार्वेस्टिंग की बात हो रही है, पानी बचाने की बात हो रही है, कि वो बेहद ज़रूरी है। फिर वही बात कि वरना अगर आज हमने नहीं कोशिश शुरू की तो आगे जाके हमारी जनरेशन्स को पानी भी नहीं मिलेगा। हम जब पेड़ों की बात कर रहे हैं, पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें पानी या जो बारिश की ख़ास तौर से बात की जाए तो क्या दोनों में आप इक्वेशन क्या बैलेंस देखते हैं? नहीं, एक तो वो साइंटिस्ट वाला जो रूल है कि भाई जिस एरिया में पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, एक चीज़ तो वही है। लेकिन दूसरा एक और मेन चीज़ ये है कि जितना हम अर्बनाइजेशन में घुस रहे हैं, पूरे एरिया को कॉन्क्रीटाइज कर रहे हैं, और जो हमारे जो नेचुरल जो ड्रेन्स या रिचार्ज जो चैनल्स थे वो कहीं ना कहीं हम ब्लॉक करते जा रहे हैं। ऐसे में हमारे पास कुछ वही एरियाज बच रहे हैं जो कि जंगल के तौर पे बचे हुए हैं, जो अभी सिस्टम को रिचार्ज कर रहे हैं। बात करें इवन हम दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली का जो साउथ दिल्ली का जो पूरा एरिया है वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करता है, और गुड़गांव एक सिटी है जो पूरी ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेड है। फरीदाबाद में हम थोड़ा सा पोर्शन अगर यमुना वाला हटा दें तो वो सारा, यहाँ पे 3 मेजर सिटी जो हैं वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड कर रही हैं। लेकिन अगर उनके अंदर की हालत देखें तो पूरा कॉन्क्रीटाइज है सारा, और बल्कि बेसमेंट कई फीट गहरे जो हैं बेसमेंट है, सारा रिचार्ज चैनल जो है सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है। अब उसके बीच में ये 10-11 हज़ार एकड़ जो अरावली का जो पोर्शन है वही एक मेन जो वाटर रिचार्ज जोन है, क्योंकि एक तो उसमें बताते हैं कि उसमें क्रैक्स होते हैं, दूसरा पेड़ की वजह से जो रूट्स होते हैं उनके थ्रू पानी जो है वो सिस्टम में चला जाता है, इजीली चला जाता है। तो जब हम पानी की, खासकर हम जल संचय वाली जब हम बात करते हैं तो जंगल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिर्फ हमें सिर्फ एक ऑक्सीजन के ही नज़रिए से उसको नहीं देखना चाहिए, उसके और भी बहुत सारे बिल्कुल सही बात है। रमेश जी, यहाँ थोड़ा सा इस बात को अगर आगे लेके चलते हैं तो अब ये जो बात सामने आई, इसमें एक चीज़ और समझें कि हम एक तो हमारा जो पूरे मौसम का जो एक साइकिल रहा है कि बाकायदा हिंदुस्तान की तो ये खुशनसीबी है कि हम लोगों को सब तरह के मौसम देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ भी तवाज़ुन बिगड़ रहा है, ये हमने महसूस किया है। इसके साथ साथ हम जब बात करते हैं फ्लड्स की, केदारनाथ सबसे बड़ा उसका हम कह सकते हैं कि एक मिसाल है कि जब वाकई हमने डिज़ास्टर जो हुआ वो आज भी दिल दहलाने वाला, इसको याद करते हैं अगर हम। मसला फिर वही है कि हमने पेड़ों की कटाई की, पहाड़ों को काटा तो वो कमज़ोर हो गए, और फिर वो जो नतीजा वो हम सबके सामने रहा। लैंडस्लाइड्स की बात करते हैं, वहाँ भी यही मसला सामने आता है। तो ये पूरा नेचर का जो अपना एक सिस्टम रहा है, हमने उसको हिलाया है सिर्फ पेड़ों को काटने की वजह से। किस तरह से आप देखते हैं कि अगर अभी भी ये कटाई, और ये जैसे आपने खुद कहा कि आप गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं इसके लिए, क्या ज़रूरी है कि इतने लाखों लोगों की जान जाने की जो जोखिम उठा लेते हैं हम लोग, क्या करने की ज़रूरत है उसके लिए? इसके लिए मैं थोड़ा इसको क्योंकि उत्तराखंड ऐसी जगह है जहाँ पर नदियाँ निकलती हैं जी, और दिल्ली का पानी भी वहीं से आता है, चाहे टेहरी से आए चाहे यमुना से आए। तो अभी जब तरक्की की बात हमने बोली तो हमने बहुत सी सड़कें बनाई, सड़कें भी चाहिए हमको, तो सड़कें बनाए हमने बहुत सारी। जब सड़कें बनती हैं तो क्या होता है, जो क्रैक्स होते हैं पानी के अंदर, जो स्रोत होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। ऐसा हमने बहुत देखा कि सड़क बनी तो डिस्टर्ब हो गया, नीचे का पानी कहीं कहीं और चला गया जी। पानी जितना उतना रहना है, पानी को ना कम होता ज़्यादा होता। तो ये चीज़ें जब ये आने लगी, स्रोत सूखने लगे, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जैसे आपने केदारनाथ की बात बोली आपने, तो केदारनाथ बना, हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ क्लाइमेट चेंज हो चुका है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। क्योंकि जितने स्रोत हैं, चाहे दिल्ली के हो या उत्तराखंड के हो, जो नेचुरल स्रोत है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अगर वो कम होंगे तो उसका पानी जाता नदी के अंदर, नदी में पानी कम हो जाए, ग्लेशियर ऊपर से पिघल रहे हैं, तो सारा सिस्टम जो है वो केदारनाथ में ऐसे रहा। केदारनाथ की घटनाएं जो होते हैं कुछ प्राकृतिक रूप से होती हैं,
कुछ होती हैं जो हमारे कारण होती है। जी, जब हम बात कर रहे हैं तो हर चीज़ में तवाज़ुन जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, उसके बिना समझने की ज़रूरत है। हम हर चीज़ का, जो अभी सुनील जी ने कहा कि दोहन करते जाएंगे, एक्सप्लॉइट करते जाएंगे, तो वही हाल होगा जो अब हम सूरत हाल देख रहे हैं। अब सर मैं आपकी तरफ आऊँ कर्नल बिंद्रा की, एक बात हमने जो अब तक जिसको हमने अभी तक छुआ नहीं है वो है क़वानीन के ताल्लुक़ से। यानी कानून बहुत बनाए गए इसको लेके, अगर मैं मोटे तौर पर कुछ का जिक्र करूं तो हमारे पास 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, उसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, नेशनल फॉरेस्ट्री पॉलिसी है 1988 की, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का। इस तरह के बहुत से कवानीन जो हैं बनाए गए, पॉलिसीज़ बनाई गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। क्योंकि जब तक, जो अभी रमेश जी ने भी कहा, सुनील जी ने भी कहा कि जब तक आपका रिश्ता, आपका कनेक्ट पेड़ों से नहीं होगा, आप उनकी ज़रूरत, उनकी अहमियत नहीं समझेंगे, अपने परिवार, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा या किरदार के तौर पे उनको नहीं देखेंगे, तो सारी कोशिशें सब बेकार हैं। क्या कहेंगे? मैं वहीं से लेके चल रहा हूँ। आपके पिछले 2 सवाल जो मेरे जहन में थे, मैं उनको भी साथ जोड़ लेता हूँ। मैम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना है आज की तारीख में। ये एक वो पॉपुलेशन है मैम जो सीख के अपने आगे दुनिया को सिखाएगी। मैंने अपने स्कूल में तो शुरू किया है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन हो, लाइन इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर्स हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, इन सब चीज़ों को मैंने लगा दिया है वहाँ पर, ताकि बच्चे उनको रूबरू देख पाएँ, देख कर सीख पाएँ कि मुझे ऐसा करना है अपने घर में। अधिकांश बच्चे मेरे गांव के परिवार से आते हैं। हम सब बात कर रहे हैं मैम जंगल की और उन आपदाओं की जो हो चुकी हैं, जो हम लोगों को देख रहे हैं आज, उनको ये मैसेज चाहिए कि हमें अब क्या करना है ताकि हम आगे ये चीज़ें ना हो, और उन तरीकों की ज़रूरत है ताकि हम जंगलात को जो कट चुके हैं उनमें ना फंस कर हम और लगाते चले जाए। रूल्स जो है गवर्नमेंट के अच्छे हैं, वो और कटने से रोकें और हम जंगलों को बढ़ाते चले जाए। तो मैं चलते चलते आप तीनों से गुजारिश करूंगी कि बहुत ही मुख्तसर अंदाज में, सुनील जी आपसे शुरू करते हुए, कुछ बस चलते चलते अगर आप कहना चाहें, क्या लगता है आपको कि हम, जो कर्नल बिंद्रा ने कहा कि बच्चों के जहन को अगर हम इस बात के लिए पूरी तरह तैयार कर लें तो वो बड़ों को भी पेड़ नहीं काटने देंगे? समस्या ये है कि जो बच्चे, हम बच्चों के जहन को तो तैयार कर लेंगे, लेकिन बच्चे जो हैं वो डिसीजन लेने की पोजीशन में 10 साल बाद आएंगे मैडम। ये आपको समझना चाहिए कि आज की डेट में जो जंगलों को या उन चीज़ों को जो दिक्कतें आ रही हैं पेड़ों पे या प्राकृतिक संसाधनों पे, वो सारी चीज़ें हैं, वो खासकर जो बिजनेस पर्पस, जो माइंड जो है, लोगों का माइंड सेट है वो इस तरह का हो गया है कि हमें हर चीज़ में निजीकरण चाहिए जी। और उसी वजह से जो खास तौर पे जंगलों के साथ होता है कि वहाँ पे जो नेचुरल जो एसेट्स हैं वो प्राप्त करने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, या जंगलों की ज़मीनों को अपने जो निजी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे बच्चे क्या कर सकते हैं? मतलब वो 10 साल बाद कर सकते हैं, पर 10 साल तक जितना फॉरेस्ट का एरिया, अगर हम 5 साल में बात करें, जैसे 4-5 साल का एक रिजल्ट है कि अगर हम मैं अरावली में मैं देखता हूँ, मैं पिछले 6-7 साल से एक्टिव हूँ और मैंने पूरी जी जान से कोशिश की है, और बहुत सारे एक्टिविस्ट लड़ रहे हैं, एनजीटी में भी मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इतनी सारी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अरावली शुड बी प्रोटेक्टेड ऑफ एनी कॉस्ट। इससे ज़्यादा क्या होगा? मतलब सुप्रीम कोर्ट जो पूरे देश की सबसे बड़ी एजेंसी है वो बोल चुकी है, और तो भी मेरी आंखों के सामने हर साल जो है 10-20 एकड़ फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है। कि वो मेंटेलिटी कब चेंज होगी? जब लोगों के दिमाग में ये आएगा कि अरावली हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर दिल्ली के लोग ये सोचेंगे कि हमें पानी पीना है तो हमें अरावली बचानी है, तो वो इन्वेस्टर जो है, जो अरावली में इन्वेस्ट कर रहा है कि मुझे यहाँ फार्म हाउस बनाना है, तो वो अगर ये बात सोचता है तो तब अरावली बचेगी। पहले हम डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और उसका जो रिजल्ट मिलता है वो जैसे अरावली में मस्कट मिला। तो वो सब चीज़ें जो है ना, हमें वो चीज़ भी देखनी होती कि उस एरिया में किस तरह की बायोडाइवर्सिटी और कौन सी वनस्पति वहाँ पे पनपती है और वो किस सिस्टम से पनपती है, तो ही हमें उस चीज़ का एक एग्जैक्ट जो है बेनिफिट मिल पाएगा उस चीज़ को सोच के। ताकि हम अगर बाहर की चीज़ों को फॉलो करके, तो फिर हमारा एक और नई प्रॉब्लम हम अपने लिए खड़ी करेंगे। रमेश जी, एक चीज़ मैं जो बहुत देर से ख्वाहिश थी कि आपसे पूछूं, वो क़वानीन के ताल्लुक़ से अगर थोड़ा आगे चलें तो एनजीटी का एक रोल है। गवर्नमेंट, अगर सरकार की हम बात करें तो वो तो अपनी काविशें जो है वो कर ही रही है, लेकिन बात फिर वहीं आती है कि आप ट्रिब्यूनल की बात कर लें या फिर भी कोई और ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी बना लें, मसला वहीं का वहीं है कि ऊपर से आपके ऊपर किसी भी तरह से लगाम लगा के काम नहीं हो सकता जब तक वो अंदर से बात नहीं आती। एनजीटी के रोल को आप यहाँ कैसे देखेंगे? असल में एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का जो रूल है, जो भी इसका रोल जो है, जी जी, हम 2 भाग में बांटते हैं, एनजीटी से पहले, एनजीटी के बाद।
इसको लेके चलते हैं। एनजीटी ऐसा नहीं कि एनजीटी ने बिल्कुल ही कोई अगर कोई डिसीजन दिया तो काम रुक ही जाए, बड़े काम रुक जाए, लेकिन इतना ज़रूर होता है एनजीटी के आने के बाद एक ब्रेक लगता है जी, एक सोच शुरू होती है। एनजीटी ने कह दिया कि इसको बचाना है तो सरकार को भी सोचना पड़ता है। तो एक रोल जो एनजीटी का बहुत बड़ा रोल है उसमें। लेकिन फिर एक बात कहूँगा कि एनजीटी में जाने की आवश्यकता क्यों पड़े। इसमें मैं सरकार का जो काम होता है, सरकार की काम क्या होता है, प्रोजेक्ट लाना, प्रोजेक्ट को बनाना। उसमें उसका जो डीपीआर बनता है उसमें लिखा जाता है कि हमने जनता से बात की, जन सुनवाई की। अगर जन सुनवाई प्रॉपर ढंग से कर दी जाए, जन सुनवाई ऑन द स्पॉट जाके कर दी जाए और उसका जो भी इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है, जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उसके, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को प्रॉपर ढंग से कर दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई झगड़े की बात है इसमें। हमें मल्टीपल काम करना है। बिल्कुल सही बात। मल्टीपल काम करके हम आगे आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बाकी जैसे उन्होंने कहा कि बच्चों को हम ट्रेन करेंगे, वो ट्रेन करते रहे। एक बात जरूर है कि पेड़ तो लगाते ही जाएं। जी, कर्नल साहब की बात और मैं इनकी बात को दोनों को जोड़ के बात बोलता हूँ, पेड़ तो लगाना ही है, बच्चों को भी ट्रेन करना है। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो उसमें हमारी ग्राम सभाएं जो होती हैं, पंचायतें होती हैं और लोग होते हैं, सबको लेना चाहिए। और जब दिमाग में उनको होगा कि हमारे 33 या 40% फॉरेस्ट कम तो नहीं हो रहे, उसको लेके हमेशा सोचें, हम दिन रात सोचें, अरे कम हो रहे तो हमें नहीं चाहिए प्रोजेक्ट, ये क्या करेंगे प्रोजेक्ट का इसका। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में कोई एडजस्टमेंट पैदा होगा और कहीं ना कहीं बात पैदा होगी। ऐसा नहीं कि सरकार कोई अलग सोचती हो, जब कोई प्रेजेंटेशन प्रॉपर दिया जाए, बात कही जाए, तो कई बार सरकार भी सोचती है। बिल्कुल। और पब्लिक के बीच में भी विश्वास होना चाहिए कि हम ऐसी बात बोलें सरकार को कि जिसमें बहुत ज़्यादा कंक्रीट हो, बहुत दम हो उसमें। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बात मिला के हम काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो एडजस्टमेंट की बात आ रही है, सरकार की बात आ रही है कि सरकार जो कोशिशें जो काम करती है वो हमारी बेहतरी के लिए करती है। जितने खूबसूरत रंग हमें नेमत के तौर पे मिले हैं, उनका हम इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमसे पहले की पीढ़ियाँ अगर ये कर चुकी होती तो आज हम इतने इत्मीनान से इस बारे में बात ना कर रहे होते। अब ये शायद आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, उसे हम समझें, माहौलियात के ताल्लुक़ से बात करें, जंगलात के लिहाज से बात करें, पेड़ों की बात करें, ये सब बेहद ज़रूरी है। पैसा खर्च करके आप दूर दराज घूमने के लिए जाते हैं, तफरीह के लिए जाते हैं, थोड़ा सा कम खर्च करके अगर अपने आसपास एक तवाज़ुन बना लें तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, आसपास का माहौल और बेहतर हो जाएगा। मुस्तकबिल को लेके हमारी जो सोच है उसमें शायद कुछ बदलाव आएगा। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे तीनों खास मेहमान का, सुनील जी आपका, रमेश जी आपका, कर्नल बिंद्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। और नाज़रीन, इसके साथ ही हम लोग आपसे, जैसा कि हमने कहा था कि ये एक ख़ास पेशकश हम लोगों की है माहौलियात के ताल्लुक़ से जब हम बात कर रहे हैं। आइंदा भी हमारी इस तरह की कोशिशें जारी रहेंगी। फ़िलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त।